गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है भारतीय मध्यकालीन इतिहासकार। और आधुनिक भारतीय मध्यकालीन इतिहासकारों में मुख्य रूप से आपको जो पढ़ना है वो 3 इतिहासकार हैं और तीनों इम्पोर्टेंट हैं। और उसमें आप ये देख लें कि एक तो पहला ही जो इतिहासकार है वो है प्रोफेसर मोहम्मद हबीब। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब जो हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे और उनका योगदान जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहा है। और प्रोफेसर इरफान हबीब के पिता हैं, वो पिता थे। और प्रोफेसर मोहम्मद हबीब भी एक बहुत ही ज़्यादा सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी इतिहासकार हैं। और अलीगढ़ स्कूल ऑफ द हिस्ट्री या अलीगढ़ स्कूल की उन्होंने स्थापना करी है। और वो वे इतिहासकार हैं जो ये देख चुके थे कि आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले जो कटुता है भारतीय समाज में मुसलमानों के प्रति वो कितनी फैली है और हिंदू मुस्लिम एकता छिन्न भिन्न हुई है। तो उन्होंने इन संबंधों को सुधारने के लिए काम किया और उन्होंने कहा कि इतने सारे जो हमारे प्रयास हैं वो व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। इसलिए उन्होंने मध्यकालीन इतिहास के अनछुए पहलुओं को लिया और उनमें मुख्य रूप से वो मुद्दे उठाए जिन पे विवाद है। उनकी बड़ी फेमस पुस्तक है दी महमूद ऑफ द गजनी। और महमूद ऑफ द गजनी में वे इसी बात को लेकर चले कि भारतीय प्राचीन इतिहास में या मध्यकालीन इतिहास में एक तरह से ये मान लीजिए कि गजनी को या तुर्की आक्रमण को या सल्तनत पीरियड के आक्रमण को वो माना जाता है एक तरह से कि आप एक वो रखते हैं, क्या कहते हैं, दुर्भावना कि सारे मुस्लिम आक्रमण जो हैं एक वो बनाए धर्म पे आधारित हैं और धर्म के प्रचार के लिए जो है वो मुसलमान आए हैं। तो मुसलमान, जबकि ऐसा बात नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं आए हैं। मुसलमान जो हैं वो एक तरह से ये मान लीजिए कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और धन की अकूत लालसा के लिए आए हैं, चाहे वो महमूद ऑफ द गजनी हो, चाहे वो एक तरह से ये मान लीजिए कि बाकी गोरी हो, कासिम हो। और जबकि ऐसा जिहाद या धर्मयुद्ध या क्रूसेड जैसे जो शब्द या गाजी के या गजबाए हिंद जैसे जो शब्द हैं वो चले हैं इस्लाम में, इस्लाम के ख़िलाफ़ भारत में, उन्होंने कहा ये दोनों चीज़ गलत हैं। और उन्होंने ये कहा कि एक तरह से ये मान लीजिए कि भारत में मुसलमानों के आने के बाद बहुत सारी परिवर्तन हुए। उन्होंने कहा कि गजनी और गोरी के भी अधिकांश जो लड़ाके हैं वो नॉन मुस्लिम या हिंदू या एक तरह से उस ट्राइब्स हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी जो सेना है वो एक कंपोजिट सेना है, उसमें सब तरह की राष्ट्रीयताएं हैं और सब तरह की राष्ट्रीयताओं में ये बात है कि वो एक तरह से सबको किराए पे रखते हैं। उनके लिए मुस्लिम ही नहीं है सेना में, नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं। दूसरा, उन्होंने ये भरम तोड़ा कि भारत में मुसलमानों के आने के बाद बहुत नुकसान हुआ, लूटपाट हुई और आर्थिक हानि हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों के आने के बाद भारत में जो है बहुत चेंजेज आए। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चेंज जो है वो अर्थव्यवस्था में आया। और अर्थव्यवस्था में ये चेंज आया कि भारत में जो है एक बहुत बड़ा एक तरह से ये मान लीजिए कि क्रांति आई और उसको उन्होंने अर्बन रिवॉल्यूशन या नगरीकरण या एक तरह से रिवॉल्यूशन ऑफ द इकोनॉमी नाम दिया। और अर्बन रिवॉल्यूशन से उनका तात्पर्य था कि मुसलमान जो हैं एक ऐसी जाति हैं जो उत्पादक और युद्धों को और शहरी सभ्यता को मानते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के, तुर्कों के आने के बाद भारत में जो है वो एक तरह से शहरी सभ्यता का विकास हुआ और उसमें नए नए शहर बने, जैसे दिल्ली बना, फिर बदायूं बना, फिर बुलंदशहर बना, प्रयाग बना, इलाहाबाद बना, वाराणसी बना। तो उन्होंने ये कहा कि ये सब शहर जो हैं कुछ तो पहले ही थे लेकिन उनका फिर एक्सटेंशन हुआ और कस्बे बने और छावनी नगर, कैंटोनमेंट बोर्ड जो होते थे वो बने। और उन्होंने कहा कि उत्पादक वर्ग जो है जैसे सुनार, धोबी, नाई, कामगार, ये जो हैं ये सारे के सारे जो हैं वो मुख्य धारा में आए और उन्होंने नगद नौकरी मिलनी शुरू हुई। और नगद नौकरी मिलने के बाद में उन्होंने जो है वो क्या उसमें बहुत सारा सुधार किया। तो इसी तरह से फिर ये आया कि कितने एक तरह से ये आया कि ये परिवर्तन है कितना। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन निम्न जातियों में ज़्यादा है जो कि गांव में हिंदुओं के द्वारा उपेक्षित हैं।
और मुसलमानों के आने के बाद उन्हें भारत में एक तरह से सामंजस्य स्थापित करने में एक बहुत योगदान मिला और वो मुख्य धारा में आए। ठीक है, तो ये दूसरे जो इतिहासकार हैं उनका नाम मोहम्मद इरफान हबीब है, जो मोहम्मद हबीब के बेटे हैं। और ये जो इतिहासकार हैं मोहम्मद हबीब, सॉरी इरफान हबीब, इन्होंने हालांकि पढ़ाई तो उनकी भी ब्रिटेन से है, लेकिन भारत में ही आके इन्होंने अलीगढ़ स्कूल ऑफ द हिस्ट्री ज्वाइन किया। और मिडिवल हिस्ट्री के ये भारत में एक बहुत बड़े नाम हैं जिन पे मिडिवल हिस्ट्री पे बहुत काम होता है, जिनको प्रेरणा लेकर। तो एक तरह से ये भी मार्क्सिस्ट प्लस सेक्युलर प्लस प्रोग्रेसिव, और ये थोड़े से इस तरह के इसी अपने फादर की पूरी परछाई है इन पे। और इतने सारे जो इनका तजुर्बा है उसका फ़ायदा लिया अपने फादर का इन्होंने। और इनकी सबसे बड़ी ये बात है कि अरबी भी जानते थे अच्छी तरह से, उर्दू भी और फारसी भी और अंग्रेज़ी भी। तो उन्होंने मूल स्रोतों का अध्ययन किया मुग़ल काल के, चाहे वो आइन अकबरी हो, चाहे एक तरह से बरनी की किताबें हों, चाहे बदायूनी की हों, चाहे वो अबुल फजल की हों, सब किताबों का इन्होंने अध्ययन किया टेक्स्ट का, और टेक्स्ट को आधार मान के इन्होंने जो है वो किताबें लिखी। तो इन्होंने बड़े क्रांतिकारी विचार हैं इतिहास में इनके। और इन्होंने कहा कि मुग़लों के और तो मुसलमानों के आने के बाद भारत में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है, मुख्य रूप से हमें वे पढ़ने चाहिए। तो बात सही भी है कि मुसलमानों के आने के बाद भारत में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए। और जो नीडम, जो भारतीय इतिहासकार पहले थे, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द मिडिवल पीरियड पे काम किया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए नीडम को ही इन्होंने कहा कि भारत में जो है सबसे पहले चरखा लाए वो मुसलमान लाए। और फुतूत सलातीन में सबसे पहले चरखे का जिक्र है, उससे पहले यहाँ पे तकली से वो काता जाता था सूत। और चरखा एक क्रांतिकारी मशीन है जिसने कि कपड़ा उद्योग में बहुत सारा परिवर्तन किया। और उन्होंने कहा कि तुर्कों के आने के बाद में भारत में जो है वो कपड़ा उद्योग बना लगा। और इसी के बाद में फिर है रहट। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि खेती में बड़ा परिवर्तन हुआ, और रहट को पर्शियन व्हील कहा उन्होंने। और उन्होंने कहा कि भारत में ढेकली और बाकी चीज़ों से, कुओं से थोड़ी सिंचाई होती थी। उन्होंने कहा लेकिन रहट जो है वो मुसलमान लेकर आए, क्योंकि ये फारस में यूज होता था, इसलिए पर्शियन व्हील विद द गियर कहा उन्होंने। और इस पर्शियन व्हील की वजह से बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। जैसा आपको पता है कि पर्शियन व्हील जो है वो बहुत ज़्यादा, एक मान लीजिए कि भारत के उत्पादन क्षेत्र में बहुत क्रांति लाई इसने। और खेती में खास करके पंजाब में, सिंध में, और फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यूपी में ये मुख्य बन गया। और आप देख ही रहे हैं कि पर्शियन व्हील का आज भी हमारे जीवन में क्या योगदान है। तो इसी बात पे फिर उसने दूसरी किताब जो लिखी सबसे इम्पोर्टेंट, वो है एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल्स। एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल्स एक बहुत डीप स्टडी करके उनकी कई साल की मेहनत है। और देखिए भारत में हमेशा समस्या रही है, चाहे वो मुग़ल काल हो, चाहे मिडिवल काल हो, चाहे वो मॉडर्न काल हो, कि राजनीतिक कार्य तो बहुत हुए हैं, राजनीति पे तो बहुत कार्य हुए हैं, लेकिन समस्या ये है कि आर्थिक रूप कार्य नहीं हुए हैं, या आर्थिक अर्थव्यवस्था पे बहुत कम लोगों ने लिखा है। तो इरफान हबीब उन इतिहासकारों में है जिन्होंने अर्थव्यवस्था में खूब लिखा है। और अर्थव्यवस्था में भी मुख्य रूप से किसानों का शोषण, किसानों की दशा। उन्होंने कहा कि मुग़ल काल सब सुनहरी दौर नहीं है। अकबर को छोड़कर उन्होंने कहा कि किसी भी मुग़ल कालीन शासक में किसानों की दशा जो है वो अच्छी नहीं रही है। और उन्होंने कहा कि ये देखिए आप कि उन्होंने कहा कि उत्तर मुग़ल काल में तो खास करके शाहजहाँ, जहांगीर और औरंगजेब के काल में तो किसानों से लूट है, मराठों के द्वारा भी किसानों से लूट है, और कितने शासकों द्वारा लूट है। और उस लूट के कारण ही जो है सिख विद्रोह और सतनामी विद्रोह, और ये क्या कहते हैं इसको, वो ये सारे विद्रोह जो हैं, जाट विद्रोह, गोकुला का विद्रोह, ये सारे विद्रोह उन्होंने कहा कि राजस्व के कारण ही हुए हैं। और उन्होंने कहा कि औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण इतने विद्रोह नहीं हुए हैं जितने कि एक तरह से उसकी आर्थिक नीति के कारण। उसने कहा कि ये ऑटोनोमस सिस्टम था वहाँ पे, और ऑटोनोमस सिस्टम को उन्होंने चैलेंज किया मुग़लों ने। और जब ऑटोनोमस सिस्टम को चैलेंज किया, जनजातियों में गए ये लोग, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुग़लों को बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के राजा थे।
और जैसे ही इंटरफेयर हुआ तो सिखों ने और इन्होंने जो है वो लड़ाई छेड़ दी रेवेन्यू के खिलाफ, और उसमें मुग़ल जो हैं वो फेल हुए कम्प्लीटली, ठीक है ना। तो एटलस ऑफ द मुग़ल पीरियड उनकी दूसरी पुस्तक है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। तो इरफान हबीबी ने बहुत वॉल्यूम भी निकाले छोटे छोटे सूफियों पे, मुग़लों पे और तुर्कों पे, और इन पे जो आज भी पढ़े जाते हैं, ठीक है। और अब देखिए तीसरे जो इतिहासकार हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं इन्हीं की तरह से वर्तमान काल में, जिनको हम खूब पढ़ते हैं, वो है प्रोफेसर सतीश चंद्रा। और प्रोफेसर सतीश चंद्रा भी एक तरह से मान लीजिए कि ICHR के भी अध्यक्ष रहे हैं, UGC में भी रहे हैं, और जो सरकारी इतिहास लिखवाती है गवर्नमेंट उसके भी सदस्य रहे हैं, और ये बड़ी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं हिस्टोरियन के रूप में। और उन्होंने जो पहली पुस्तक ही लिखी, पॉलिटिक्स इन दी मुग़ल कोर्ट लिखी, फिर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री करके उनकी एक किताब आती है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। और उन्होंने कहा कि मुग़ल काल का जो दबे हुए छुपे हुए पहलू हैं वे उजागर किए उन्होंने, और उन्होंने भी इरफान हबीब की तरह मुग़ल कालीन अर्थव्यवस्था और समाज पे खूब लिखा है। तो जागीरदारी सिस्टम पे उन्होंने लिखा, और उन्होंने कहा कि जागीरदारी सिस्टम इज़ नथिंग। उन्होंने कहा कि जागीरदारी सिस्टम शुरू में तो अच्छा है, अकबर के काल में या जहांगीर के काल तक तो ये ठीक चला, लेकिन जैसे ही बादशाह कमज़ोर हुए, एम्पायर कमज़ोर हुए, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद में जागीरदारी सिस्टम में बहुत ज़्यादा बुराइयां आनी शुरू हो गई। और उन बुराइयों के आने के बाद में जागीरदारी सिस्टम में क्या हुआ कि पूरा एक तरह से मान लीजिए कि जागीर ले लेने के लिए लोग लालायित हुए, और जागीर लेने के लिए जब लोग लालायित हुए तो उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारा एक तरह से संघर्ष है अपनी, उसके बीच में क्या कहते हैं उसको, आपस में ही संघर्ष है मुग़लों के बीच में, उनमें ग्रुप बंदी होगी। उन्होंने कहा कि ईरानी, अफ़गानी, तुरानी, मध्य एशियाई और न जाने कितने ग्रुप बन गए मुग़लों में, और उन्होंने फिर बाद में आपस में लड़ाइयाँ शुरू करनी है। और जागीरदारी, उन्होंने बेजागिरी एक संकट है जो जिसका चर्चा की। का मतलब, बेजागिरी का मतलब ये है कि जागीर नहीं बची मुग़लों के पास में देने के लिए, और वो एक तरह से दिवालिया घोषित हो गए, ठीक है ना। उन्होंने फिर बाद में सूफी संतों पर खूब लिखा, कृषि पे लिखा, और गंगा जमुनी तहजीब पर बड़ा बल दिया उन्होंने, कंपोजिट कल्चर पे। उन्होंने लिखा कि मुसलमानों का भारत में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो। उन्होंने मुसलमानों के राजनीतिक संबंध, वैवाहिक संबंध राजपूतों के साथ, और कैसे गंगा जमुना तहजीब, उर्दू का विकास हुआ, फारसी का विकास हुआ, हिंदी का, सूफियों ने हिंदी में लिखा, अवधी का विकास हुआ, और ये कंपोजिट कल्चर जो पैदा हुई जिसमें आज हम रह रहे हैं वो वहीं से शुरू हुई। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, और ये बड़ा अच्छा एक तरह से उनका इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है मुसलमानों के प्रति, ठीक है ना, जो सेक्युलर है, जिसको आज भी हम पढ़ते हैं। तो ये 3 इतिहासकार हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ लेना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। बाकी कल हम जो है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पे पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके।